चलिए भारत के सेक्रेड ग्रोव्स के छिपे हुए अभयारण्यों को, जहां प्रकृति और आध्यात्मिकता का अनोखा सामंजस्य दिखाई देता है। खोजिए इन रहस्यमय वनों को जो भरपूर हैं समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और प्राकृतिक चमत्कारों से, जहां सुरक्षित हैं प्राचीन परंपराएं और पवित्र रीति रिवाज। चलिए हमारे साथ इन पवित्र स्थलों की यात्रा पर। धरती करे पुकार का ये एपिसोड देखिए इस शनिवार रात 10:30 बजे डीडी नेशनल पर। और क्विज में भाग लेना न भूलिएगा। सही उत्तर देने वालों को पुरस्कृत किया जाएगा। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल ने सक्षम स्मार्ट कार्ड का किया उद्घाटन। मध्योत्तर अंडमान जिले में कुपोषण मुक्त पंचायत अभियान के तहत गतिविधियों के आयोजन। और पूरे द्वीप समूह में भूकंप और सुनामी पर मॉक अभ्यास का होगा आयोजन। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। ऐतिहासिक सेल्युलर जेल की पृष्ठभूमि में आयुक्त सह सचिव श्रीमती नंदिनी पालीवाल ने राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की भौतिक विपणन योजना और अनिटको के CSR के तहत समर्थित 10 SHG सदस्यों के लिए 10 सौर सक्षम स्मार्ट कार्ड का उद्घाटन किया। इस महत्वपूर्ण अवसर पर सचिव सह दक्षिण अंडमान जिले के उपायुक्त अर्जुन शर्मा, नाबार्ड की महाप्रबंधक अर्चना सिंह, ग्रामीण विकास के निदेशक शिव सिंह मीना, नाबार्ड और ग्रामीण विकास की पूरी टीम उपस्थित थे। नंदिनी पालीवाल ने महिला स्व सहायता समूह द्वारा परियोजना को अपना बनाने के लिए महिला स्व सहायता समूह द्वारा निवेश की गई टोकन राशि की अभिनव अवधारणा की सराहना की। उत्तर व मध्य अंडमान के जिला प्रशासन ने हाल ही में पूरे जिले में कुपोषण को मिटाने के लिए कुपोषण मुक्त पंचायत अभियान शुरू किया। इसके तहत कुपोषित बच्चों की पोषण स्थिति में सुधार के लिए ICDS परियोजना रंगत द्वारा कई पहल की गई है। इन प्रयासों में व्यापक पोषण और शैक्षिक कार्यक्रम जैसे पोषण किट का वितरण, बच्चों की साप्ताहिक वृद्धि निगरानी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, महिला पर्यवेक्षकों ANM द्वारा कुपोषित बच्चों के घर का दौरा और PRI सदस्यों के साथ पखवाड़ा व्यापी दौरा शामिल है। गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों और गंभीर रूप से अविकसित बच्चों को आगे की चिकित्सा हस्तक्षेप के लिए बाल रोग विशेषज्ञ के पास भेजा गया। इसके अलावा कुपोषण और स्वच्छता के परिप्रेक्ष्य को समझने में व्यवहार परिवर्तन के लिए सामुदायिक भागीदारी के साथ माताओं के साथ बैठक आयोजित की गई। इस परियोजना के तहत PRI सदस्यों की भागीदारी के साथ सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में भूख परीक्षण भी किया गया। गंभीर तीव्र कुपोषण वाले बच्चों के जोखिम को निर्धारित करने में मदद के लिए भूख परीक्षण किया जाता है। इस परियोजना के तहत बाराटांग से मायाबंदर तक लगभग 187 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इसी तरह के जागरूकता कार्यक्रम आने वाले महीनों में ICDS परियोजना रंगत से कुपोषण को मिटाने के लिए भी चलाए जाएंगे। उत्तर व मध्य अंडमान जिले के उपायुक्त दिलखुश मीना ने चालू परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने, लंबित कार्यों की स्थिति पर चर्चा करने और जिले के भीतर आगामी पहलों के लिए योजनाओं की रणनीति बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के इंजीनियरिंग विंग के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की।
उपायुक्त ने गुणवत्ता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने और पूरे किए गए कार्य समुदाय की अपेक्षाओं को पूरा करना सुनिश्चित करने के महत्व पर प्रकाश डालते हुए परियोजनाओं को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया और अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर उनको पूरा करने में तेजी लाने का निर्देश दिया। अंडमान निकोबार प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली के सहयोग से आगामी शुक्रवार 30 अगस्त को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भूकंप और सुनामी आपदा पर राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। इस सिलसिले में राज्य स्तरीय मॉक अभ्यास के परिदृश्य को अंतिम रूप देने के लिए आज आपदा प्रबंधन निदेशालय के भवन में टेबल टॉप एक्सरसाइज का आयोजन हुआ। इस अभ्यास में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण नई दिल्ली के सेवानिवृत्त कोमोडोर आदित्य कुमार, प्रशासन के आपदा प्रबंधन सचिव ASPS रविश प्रकाश, आपदा प्रबंधन निदेशक दक्षिण अंडमान जिला उपाध्यक्ष अर्जुन शर्मा सहित प्रशासन और अंडमान निकोबार कमान के अधिकारी एवं हितधारक उपस्थित थे। टेबल टॉप एक्सरसाइज में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सेवानिवृत्त कोमोडोर आदित्य कुमार ने इस मॉक अभ्यास के हितधारकों के साथ विचार विमर्श किया और अभ्यास की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा की। In addition to that, we will conduct mock exercise at 6 major locations. You can have all kind of resources at the back side of your fire station. So all the resources on 30th will assemble at all the task forces, joint task forces will assemble at the back side of the fire station. So there we have to set up a command and control. So district collector will have a direct link to that staging area from where the teams will be dispatched to different places in Port Blair city. So who will give that direction? The state EOC will give that direction. So the state EOC should know which area are submerged, where the search and rescue effort is required, which are the places, safe areas where food and water are required. What is the state of the hospitals? So ANC will also send some of the medical teams. So let medical teams go there, wait there. It may happen that we may not find time, we may have some extra resources. So for those extra resources, staging area is a good place. To 1 mile or 100 feet inside. This is the message we would be sending in the CAP message, sir. The severity of the tsunami and the immediate response that is required. Madam, very good, and we can refine this this procedure a bit more. I have shared with you, Madam, there are two kinds of areas. One is community at risk, which comes in the inundation zone. So for that community, you have to give evacuation orders through CAP messages. So power department also, medical also. When you have a major catastrophe here, you will need resources from the mainland. So what resources, what scale of resources you need? That list should be, a basic list should be ready to be sent to the Director of Disaster Management, who will coordinate it with the central agencies. How many additional NDRF team? So NDRF is stationed here. So for you also, you are the expert person, you will see the kind of disaster, widespread disaster here. So you will immediately come to know, no, we need 10 more teams. We need well-equipped teams. We need teams who can clear, building debris, cutting equipment. So for you also give a requisition to him. Okay, sir, in next 24 hours, in next 36 hours, this is my task. I need this equipment. And all this has to be through district collector. Okay. Right, sir. Thank you. I have only one point, sir, that during the actual disaster, ANC will erect a tower here and shift here. So,
on actual event anything happens, the ANC has to shift here by erecting your own VSAT this thing. You're talking in terms of communication? Yes. No. You will operate from here. This will be the main center. All three districts will activate their district EOC. The district collectors position themselves along with their nodal officers in the district EOC. The list should be made by today evening. Who all have to come to district EOC in case of major earthquake. Right? Oh, SGMs, police, medical, PWD, power, harbor. If ANC is giving us some afloat assets, so we can simulate some situation for them also from the state EOC that day. Sir, and providing the relief materials like food and other things to the affected people at the areas where they are being brought up, sir. Like the common areas, sir, as you told, sir. To them, sir. Then communication equipment since also are there, so we can also assign them in communication. Then we can also assign them since medical capabilities are also there, sir. So PSF related to health functions can also be assigned. Yeah. Also, sir, relief camps if any help is needed, setting up additional relief camps. So that can also be assigned to ANC, sir, depending upon the capability which is there. So I request all three district collectors during the exercise on 30th, please project your requirements to the state EOC. And the state EOC will project this requirement further to ANC. This is a procedural part of the exercise. I hope you understand. No actual deployment will take place, but you will project your requirements. So I have given answer of this question number 9. Prioritize search and rescue, evacuation, area recce, and medical aid. So ANC will be approached for these 4 things in this mock exercise as well as in the actual scenario. So we don't have aerial assets. So aerial assets will be yours. We don't have surface ships. So surface ships will be yours. Medical teams which can be airdropped, which can be with medical equipment, which can go to remote islands. So it will be yours. Area recce. What is the damage? Satellite pictures we will get from other agencies, from NRIC. But your aerial assets in actual, this is an actual situation where this state administration will need your help. SAR, evacuation, area recce, and medical aid. So you will be the first person to fly an aircraft, go all around and give us the first assessment of damage. Which are ports, which are jetties have been devastated, which are areas have been, which are villages have been devastated, which are state EOC's district headquarter infrastructure has been devastated. So that recce, so in this mock exercise, if you are giving any aerial assets, let aerial assets give a area report to the Secretary of Disaster Management, to the state EOC. So that state EOC based on your report makes a surface picture. What is happening in my area? One information will come from district collector. District collector will be aided by the police control room. The second set of information will come from ANC. So both together, decision-making authorities at this place, it will help them. अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय जीवन के लिए ओजोन रखा गया है। विश्व ओजोन दिवस का फोकस ओजोन परत की दोबारा प्राप्ति को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन को कम करने में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लाभकारी परिणामों को रेखांकित करना है। ओजोन दिवस पृथ्वी पर जीवन को हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाने में ओजोन परत के महत्व की याद दिलाता है। यह प्रोटोकॉल के तहत हासिल की गई उपलब्धियों पर भी प्रकाश डालता है और ओजोन परत की पुनः प्राप्ति सुनिश्चित करने और जलवायु परिवर्तन को कम करने के लिए आगे की कार्रवाई को प्रोत्साहित करता है।
इस अवसर पर हमें पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने में इस परत की महत्वपूर्ण भूमिका की याद दिलाई जाती है। यह दिन ओजोन परत की सुरक्षा और ओजोन की कमी को कम करने के लिए कार्रवाई के वैश्विक आह्वान के रूप में कार्य करता है। ओजोन परत हमें हानिकारक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है, जो त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद और स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकती है। यह दिवस हमें क्या करें और क्या ना करें के बारे में जागरूक करता है। समाज में हो रहे अमानवीय कृत्यों के विरुद्ध गैर सरकारी संगठन पंख अंडमान ने सभी के लिए आत्मरक्षा और शारीरिक शक्ति पर 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला पेशेवरों के लिए आयुष अस्पताल में और लोगों के लिए जोगर्स पार्क में आयोजित हुआ। इस मौके पर समाज कल्याण निदेशक डॉक्टर नितिन शाक्य मौजूद थे। उन्होंने इस कार्यशाला के आयोजन की सराहना करते हुए अमानवीय कृत्यों के विरुद्ध लड़ाई में अपने आप को मजबूत करने के लिए मानसिक तौर पर सशक्त होने की बात कही। इस मौके पर चिन्मय मिशन के प्रभारी आचार्य शुद्धानंद सरस्वती, आयुष के उप निदेशक डॉक्टर कल्याण पी कढ़भाने, होम्योपैथी की प्रभारी चिकित्सा अधिकारी मनोबिका दत्ता उपस्थित थे। इस मौके पर श्रीमती पूजा विश्वास ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए दिन प्रतिदिन के कार्यों में अपने आप को फिट रखने की उपाय बताए। पंख संस्था की ओर से आत्मरक्षा और यौन शोषण के बारे में शिक्षित एवं जागरूक करने के लिए डॉक्यूमेंट्री मूवी का स्क्रीनिंग भी किया गया। पंख की संस्थापक अध्यक्ष कोमल आनंद ने उपस्थिति का स्वागत किया। इस अवसर पर संस्था के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। इस केंद्र शासित प्रदेश के सभी पात्र पीडीएस लाभार्थियों को सूचित किया गया है कि राशन कार्ड धारकों को सितंबर और अक्टूबर महीने का पीडीएस खाद्यान्न का वितरण पूरे केंद्र शासित प्रदेश में सितंबर के महीने में एक बार में किया जाएगा। सभी राशन कार्ड धारकों को सूचित किया गया है कि वे 1 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच 2 महीने के लिए अपनी पात्रता के अनुसार खाद्यान्न उठा सकते हैं। जो राशन कार्ड धारक सितंबर में राशन सामग्री नहीं उठा पाएंगे, वे अक्टूबर में भी अपना खाद्यान्न उठा सकते हैं। द्वीप दर्पण की अगली कड़ी इस ब्रेक के बाद। पर्पल रंग से सजी धरती और बिखरी मदमस्त खुशबू। मेरे पास 2 टाइम का खाना नसीब नहीं था। लेवेंडर फार्मिंग के फर्श से अर्श तक के अपने सफर में आई हर चुनौती को कैसे सफलता में बदला, अर्चना देवी की कहानी उन्हीं की जुबानी। मुझे लखपति दीदी के नाम से ही जाना जाता है, मेरे नाम से मुझे कोई भी नहीं जानता है। भारत की फार्म लेडी देखिए रविवार 1 सितंबर रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। आप दूरदर्शन के नेशनल चैनल को टाटा प्ले पर 114 नंबर पर, एयरटेल पर 148 नंबर, सन पर 302 नंबर, हैथवे पर 40, डीटीएच पर 175, डेन पर 138, डिश पर 193 और फ्री डिश पर 2 नंबर चैनल पर देख सकते हैं। द्वीप दर्पण में आप सभी का पुनः स्वागत है। एथलेटिक्स एसोसिएशन अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह 14 सितंबर को सीनियर, जूनियर और सब जूनियर एथलीटों के लिए ओपन स्टेट लेवल चैंपियनशिप सह चयन ट्रायल आयोजित करने जा रहा है। चैंपियनशिप सह चयन ट्रायल राष्ट्रीय क्षेत्र में आगे की भागीदारी के लिए द्वीपों की टीम बनाने का एक हिस्सा होगा। एथलीट और टीम 10 सितंबर तक पोर्ट ब्लेयर के नेताजी स्टेडियम में राज्य ओलंपिक संघ में प्रवेश शुल्क के साथ अपनी प्रविष्टि की पुष्टि कर सकते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कल मनाया जाएगा। इस उपलक्ष्य में गतिविधियों के आयोजन हो रहे हैं। दक्षिण अंडमान के उप शिक्षा अधिकारी द्वारा आज खेल दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता रोड रेस का आयोजन किया गया। नेताजी स्टेडियम के मुख्य द्वार के निकट आयोजित इस दौड़ के उद्घाटन अवसर पर सहायक खेल निदेशक मोहम्मद इसहाक मुख्य अतिथि थे, जबकि सहायक खेल निदेशक विश्वनाथ सेन सम्माननीय अतिथि रहे। सबसे पहले प्रतिभागी धावकों को इस आयोजन के बारे में जानकारी दी गई।
रोड रेस नेशनल स्पोर्ट डे के उपलक्ष्य में डिप्टी एजुकेशन ऑफिसर साउथ अंडमान की ओर से जो है 10 किलोमीटर बॉयज के लिए रोड रेस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आज हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में चीफ गेस्ट श्री मोहम्मद निसार, असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और गेस्ट ऑफ ऑनर श्री विश्वनाथ सेन, असिस्टेंट डायरेक्टर स्पोर्ट्स बिम्बलीगंज जोन के यहाँ पर उपस्थित है। इनको मैं ऑर्गेनाइजिंग कमेटी ओर से दोनों का स्वागत करते हैं। मुख्य अतिथि ने लड़कों के लिए 10 किलोमीटर रोड रेस को झंडी दिखाकर रवाना किया। जैसे कि हर साल हम लोग मेजर ध्यानचंद जी विजार्ड है हॉकी के हमारे जो उनके उपलक्ष्य में जो एक पूरे देश में नेशनल लेवल पे स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है, तो हमारे बच्चे जो है साउथ अंडमान की तरफ से डीओ साउथ अंडमान की तरफ से, जिसमें हमारे इकबाल सर है जो इंचार्ज है, टोटली गेम्स जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्विज कंपटीशन और जो रोड रेस वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि बच्चे जो है स्पोर्ट्स डे में ताकि एक्टिवेट रहे और देखे जो भी है, और सभी सेलिब्रेट करते हैं। हर सभी जोन में जितने भी अंडमान निकोबार के जितने भी 9 जोन है, एजुकेशनल जोन है, तो हर जगह पे जो स्पोर्ट्स डे के रूप में हर लेवल पे जो मनाया जा रहा है। हमारे फिट इंडिया की तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि जितने भी स्कूल्स है सभी बच्चों को स्पोर्ट्स के डे के रूप में मनाया जाए, और 29 के दिन में क्लोजिंग सेरेमनी होगा। बच्चों को जो भी प्राइजेस होगा, जो विनर हैं, बच्चों को हम फेलिसिटेट करेंगे। ऑल द डिस्ट्रिक्ट, ऑल द दिस थिंग्स साउथ अंडमान ऑल्सो, तो सभी बच्चों को हम लोग फेलिसिटेट करेंगे हमारे चीफ गेस्ट के द्वारा। हम कोशिश करेंगे कि हमारे डायरेक्टर साहब या सेक्रेटरी साहब जो है इनके साथ में रहे, ताकि हम बच्चों को ब्लेसिंग करें और उनको अप्रिसिएशन के लिए उनको प्राइजेस वगैरह दें। सम्माननीय अतिथि ने लड़कियों की दौड़ को झंडी दिखाया। बारिश के बावजूद धावकों ने जोश और उत्साह के साथ इस रोड रेस में हिस्सा लिया। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV हडबे, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 12 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बारहटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV छोलदारी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। MV बारहटांग शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे पोर्ट ब्लेयर से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप होते हुए पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल ने सक्षम स्मार्ट कार्ड का किया उद्घाटन। मध्योत्तर अंडमान जिले में कुपोषण मुक्त पंचायत अभियान के तहत गतिविधियों के आयोजन और पूरे द्वीप समूह में भूकंप और सुनामी पर मॉक अभ्यास का होगा आयोजन। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।